नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम संसद या पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और पार्लियामेंट के टॉपिक में हम देख चुके हैं कि जो साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसके से रिलेटेड क्या प्रावधान हमारे संविधान में है। उसके बाद हमने देखा जो वित्त विधेयक और धन विधेयक है, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल, उनसे रिलेटेड क्या प्रावधान हमारे संविधान में है। और उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, उससे संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए अलग अलग पढ़ने में। इस क्लास में हम देखेंगे तीनों को, तीनों को क्या देखेंगे, एक साथ देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक टेबल बनाएंगे और टेबल के माध्यम से हम सभी चीजों को शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप एक टेबल बना लेना और टेबल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले तो किस कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे या विषय के बारे में बात करेंगे। कंटेंट या विषय, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मनी बिल के बारे में, धन विधेयक। उसके बाद हम देखेंगे मनी बिल के बाद देखेंगे फाइनेंस बिल, दोनों को एक साथ ही देखेंगे, टाइप 1 टाइप 2। फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, इनको देखेंगे हम, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट या विषय मतलब देखेंगे कि जैसे किस सदन में इनको रखा जाएगा, किसके द्वारा रखा जाएगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है। जो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा, इंट्रोड्यूस्ड इन, इंट्रोड्यूस्ड इन कहां रखे जाएंगे। हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं सभी चीजें मैंने हिंदी में लिखवाई है। तो कहां रखे जाएंगे जो साधारण विधेयक है वो क्या, बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में, दोनों सदनों में। धन विधेयक है ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है, जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है, टाइप 1 है, ये इन लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है, और जो टाइप 2 है, टाइप 2 है, वो किसमें रखा जाएगा, वो रखा जाएगा बोथ हाउस, दोनों सदनों में। ठीक है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये भी कहां रखा जाएगा, बोथ द हाउसेज, दोनों सदनों में। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट हमने देखा कहां रखे जाएंगे, जो साधारण विधेयक है दोनों सदनों में, मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है लोकसभा में, टाइप 1 लोकसभा में, टाइप 2 दोनों सदनों में रखा जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहां पे, बोथ द हाउस यानी दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा रखा जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा रखा जाएगा, किसके द्वारा रखा जाएगा। साधारण बिल है ये बाय ए मिनिस्टर, एक मंत्री के द्वारा भी, और अदर मेंबर या प्राइवेट मेंबर भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, या मंत्री द्वारा या किसी भी सदस्य द्वारा। जो धन विधेयक है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, बाय ए मिनिस्टर, एक मंत्री के द्वारा ही रखा जाता है, यानी ये सरकारी विधेयक है। ठीक है, जो मंत्री के द्वारा रखा जाता है सरकारी विधेयक, और जो अन्य सदस्यों के द्वारा रखा जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, ये जो दोनों है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये मतलब साधारण विधेयक की तरह ही इनको कोई भी रख सकता है।
तो सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और ये भी क्या है, सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ये क्या था, ये था किसके द्वारा रखा जाएगा, सेम एज ऑर्डिनरी बिल का मतलब ये भी मिनिस्टर और मेंबर के द्वारा, ये भी मिनिस्टर और मेंबर के द्वारा रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, इंट्रोड्यूस्ड बाय। थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ हाउसेज, पावर्स ऑफ हाउसेज, ठीक है, यानी किस विधेयक के मामले में किस सदन के पास क्या क्या शक्ति है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक होता है, हमने देखा इसमें क्या है, दोनों सदनों के पास जो सेम पावर होती है, ठीक है, बोथ हैव सेम पावर, दोनों सदनों के पास क्या है, समान शक्ति होती है। लेकिन जो धन विधेयक है, इसमें राज्यसभा के पास क्या है, लेस पावर होती है, कम पावर होती है, क्या होती है, कम पावर होती है, ठीक है। कम पावर का मतलब कैसे, सबसे पहले बात तो यही है कि जो धन विधेयक को केवल लोकसभा में रखा जाएगा, कम पावर ये हो गई, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है रखने की। दूसरा है राज्यसभा का जो धन विधेयक का जो प्रमाणन है, ये प्रमाणित किया जाएगा कि धन विधेयक है या नहीं, वो किसके द्वारा, वो भी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाता है, और जो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। और धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको ना तो रिजेक्ट कर सकती, ना उसको अमेंड कर सकती, ना तो अस्वीकार कर सकती और न ही उसको उसमें संशोधन कर सकती, संशोधन की सिफारिश कर सकती है। वो लोकसभा की मर्जी है कि वो संशोधन को माने या ना माने, ठीक है। तो और 14 दिन से ज्यादा जो राज्यसभा है वो रोक भी नहीं सकती, इसलिए राज्यसभा के पास लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड पावर है इस मामले में, ठीक है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इन दोनों में दोनों सदनों के पास समान सेम पावर होती है, सेम पावर, ठीक है, दोनों सदनों के पास सेम पावर, और यहां पे भी सेम पावर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बोथ द हाउसेज हैव, both the houses have same power, both the houses have same power, ठीक है। तो ये था दोनों सदनों में पावर के मामले में, ठीक है। अब दोनों सदनों में पावर देख ली, दोनों सदनों में अगर पारित होता है कोई विधेयक तो कहां जाता है, वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या देखेंगे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति अगर यहां पे देखनी है तो यहां पे 3 शक्तियां राष्ट्रपति की। पहली कौन सी है, पहली है गिव असेंट, स्वीकृति दे दे, स्वीकार कर ले उसको। होल्ड असेंट, अपनी स्वीकृति को मतलब रोक ले या उसको अस्वीकार कर दे, या फिर बोले तो क्या है, उसको मतलब रिजेक्ट कर दे, ठीक है। और तीसरी क्या है, कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो यहां पे साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां, या तो स्वीकृति दे दे, या उसको स्वीकृति अस्वीकार कर दे, या फिर क्या है, पुनर्विचार के लिए एक बार संसद के पास भेज दे, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति है जो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि जो धन विधेयक सदन में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, तो प्रेसिडेंट की जो पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा में धन विधेयक को लेके आ जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। तो यानी यहां पे क्या पावर है, फिर यहां पे पावर है कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, यानी पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर बात करें फाइनेंशियल बिल की, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही, तो साधारण विधेयक की तरह ही पावर होती है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, सेम एज
ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। साधारण विधेयक की तरह क्या होती है यहाँ पे पावर होती है। और बात करें अगर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में, तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। उसको ना तो रिजेक्ट या मतलब अपनी जो असेंट है उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको अस्वीकार कर सकते और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति के लिए या उस पर अपने हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट, ठीक है। लिख लेना, आप हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, मतलब स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, ठीक है। स्वीकृति के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। अब देखते हैं आगे, ये देख लिया। अब देखते हैं कि किस विधेयक को जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है, यानी प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के मामले में क्या है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो साधारण विधेयक है यहां पे कोई जरूरत नहीं है प्रायर परमिशन की, ठीक है। साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के रख दिया जाता है। जो धन विधेयक है यहां पे प्रायर परमिशन की जरूरत है। क्या है, प्रायर परमिशन की जरूरत है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही लोकसभा में रखा जाता है। फाइनेंशियल बिल है, यहां पे फाइनेंशियल बिल अगर टाइप 1 की बात करें तो ये क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। दो मामलों में ये धन विधेयक के समान है। लेकिन टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। तो यानी जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत यहां भी नहीं है, ठीक है। नो का मतलब नहीं है, यस का मतलब पूर्व अनुमति या प्रायर परमिशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये देख लिया। अगला देखते हैं ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट। ज्वाइंट सीटिंग क्या है, अगला ज्वाइंट सीटिंग। अब देखो ज्वाइंट सीटिंग की अगर बात करें तो जो साधारण विधेयक है इसमें ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, यस। अगर साधारण विधेयक को लेके दोनों सदनों में कोई गतिरोध पैदा होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो गतिरोध पैदा होता है तो साधारण विधेयक को लेकर राष्ट्रपति आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो प्रेसिडेंट है जो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। धन विधेयक की बात करें तो यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी नो नहीं बुलाई जा सकती, जो क्या है नहीं बुलाई जा सकती ज्वाइंट सीटिंग धन विधेयक के मामले में, ठीक है। उसके बाद अगर फाइनेंस बिल की बात करें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही क्या है, दोनों में ही ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, यस बुलाई जा सकती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें भी ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे। पहला एक बार रिवाइज कर देते हैं इन चीजों को, मैं साइड में भी हो जाता हूं, एक बार आप इनको नोट कर लो। तो देखो जो पहला पॉइंट है जो इंट्रोडक्शन है, साधारण विधेयक को दोनों सदनों में रखा जा सकता है, धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में रखा जाएगा। फाइनेंस बिल टाइप 1 को सिर्फ लोकसभा में रखा जाएगा, टाइप 2 को दोनों सदनों में रखा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों में रखा जा सकता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा रखा जाएगा, साधारण विधेयक है मंत्री के द्वारा या अन्य सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। जो मनी बिल है धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा रखा जाएगा। और जो फाइनेंशियल बिल है यानी वित्त विधेयक टाइप 1 एंड टाइप 2 और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है दोनों को ही साधारण विधेयक की तरह मिनिस्टर या क्या कोई अन्य सदस्य रख सकते हैं। तीसरा पावर ऑफ हाउसेज, सदनों के पास क्या शक्तियां हैं। साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं, ठीक है, दोनों सदनों के पास समान शक्तियां।
धन विधेयक की बात करें तो राज्यसभा के पास कम शक्तियां, मैंने बताया था। एक तो राज्यसभा, जो धन विधेयक और राज्यसभा में नहीं रखा जाता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है। दूसरा, ये धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास है। और अगर लोकसभा से पारित होकर कोई विधेयक धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा उसके ऊपर होल्ड नहीं कर सकती, ना वो उसको रिजेक्ट कर सकती, ना उसमें संशोधन कर सकती, संशोधन की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा चाहे तो संशोधन माने, चाहे तो ना माने, ठीक है। और उसके बाद वित्त विधेयक है, दोनों सदनों के पास वित्त विधेयक के टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों सदनों के पास समान पावर है, समान शक्ति है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसमें भी दोनों विधेयकों के पास क्या है? दोनों विधेयकों के पास समान शक्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं? साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनी बिल के मामले में है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, क्योंकि विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ मनी धन विधेयक को कहां पे रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, इसलिए उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल है, उसमें साधारण विधेयक की तरह ही पावर होती है कि चाहे तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर दे, चाहे तो अस्वीकार कर दे, और चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति है जो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर। अगर संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, ठीक है। उसके बाद किस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है? प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो साधारण विधेयक है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, प्रायर परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही लोकसभा में रखा जाता है। अगर बात करें फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की, तो पूर्व अनुमति की जरूरत है, टाइप 2 में पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है, यहां भी पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक की किस विधेयक के ऊपर ज्वाइंट सीटिंग आ सकती है? साधारण विधेयक है, उस साधारण विधेयक के मामले में अगर दोनों सदनों के पास, तो दोनों सदनों में कोई गतिरोध पैदा होता है, कोई मतभेद होता है, तो फिर वहां पे ज्वाइंट सीटिंग राष्ट्रपति बुला सकते हैं आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत। जो द मनी बिल है उसमें तो ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, टाइप 2 है, दोनों में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में भी कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। आप इन चीजों को एक बार नोट कर लो, मैं एक बार साइड में हो रहा हूं, या आप एक काम करना, वीडियो रोक के इनको, वीडियो को रोक के आप इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे और मैं आगे 2-3 पॉइंट और है उनको भी नोट करवा दूं, ठीक है। तो ये चीजें अब देखो कितना आसान हो गया, तीनों चीजों बिलों को डीपली पढ़ने के बाद अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कंपैरेटिव स्टडी है जो हम उसकी कर रहे हैं, तीनों जो चारों विधेयक है, 4 विधेयक है यहाँ पे, चारों के 4 विधेयक की, ठीक है। तो एक बार देख लेना, मैं होल्ड कर लेना, आप वीडियो को रोक के नोट करना इनको, ठीक है, या साथ साथ नोट कर सकते हो, ओके। अब मैं आगे बता देता हूं, आगे जो पॉइंट बचे हुए कौन से बचे हुए हैं उनके मामले में मैं बता देता हूं आपको। तो 6 पॉइंट हो गए, अब जो 7वां पॉइंट देखेंगे, मैं पूरे को साफ कर देता हूं एक बार। क्रिएटिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, अपना कुछ इजाद करने की कोशिश करो, ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। और जितना भी अपने जो कंसेप्ट हैं उनको अपने तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो समझने में उतनी आसानी होती है चीजों को। तो इसलिए अपने अपने जो सब्जेक्ट है, जो जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और टाइम देने के साथ ही चीजें क्रिएट होने लगती हैं। छह पॉइंट हम देख चुके हैं, अब देखते हैं 7वां पॉइंट। उसमें ही नीचे आप नीचे नोट कर लेना, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है, पेंडिंग देखते हैं।
पेंडिंग या लंबित, कोई बिल कितना पेंडिंग रह सकता है, ठीक है। अगर बात करें पेंडिंग की, तो एक साधारण विधेयक है 6 महीने के लिए पेंडिंग रह सकता किसी भी सदन में। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो गतिरोध पैदा हो गया 6 महीने तक, मतलब कि एक सदन ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो साधारण विधेयक को 6 माह तक, 6 माह की क्या है पेंडेंसी हो सकती है साधारण विधेयक से के संबंध में किसी भी सदन में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें धन विधेयक की, राज्यसभा है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इसको राज्यसभा कितने दिन के लिए, फॉर 14 डेज, 14 दिन तक इसको रोक के रख सकती है, ठीक है। राज्यसभा कितने दिन, 14 दिन तक रोक के रख सकती है। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 है, ये सेम एज ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल, यानी जो साधारण विधेयक की तरह इसमें होगा, यानी 6 महीने तक रोक सकते हैं, और ये भी सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ये देख लिया, सेम एज ऑर्डिनरी बिल। अब उसके बाद देखते हैं कि किस मेजोरिटी से किस विधेयक को पास किया जाता है। अब देखते हैं मेजोरिटी, जो 8 पॉइंट क्या है, मेजोरिटी यानी बहुमत, किस बहुमत से किस विधेयक को पास किया जाएगा। जो साधारण विधेयक है वो किससे पास किया जाता है, साधारण विधेयक पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पास किया जाता है, ठीक है। किससे, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। जो मनी बिल है ये भी किससे, साधारण बहुमत से पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। और जो फाइनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से कैसे अंडर आर्टिकल 368 के तहत, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत भी 2 प्रकार से डिवाइड किया था। एक तो स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, यानी हाफ ऑफ द टोटल मेंबर प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। और दूसरा था जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस एटलीस्ट कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की जो अनुसमर्थन जरूरी था, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। तो ये किसका प्रोविजन था, ये प्रोविजन था मेजोरिटी से संबंधित, सिंपल मेजोरिटी, जो मतलब साधारण विधेयक है सिंपल मेजोरिटी से, धन विधेयक है वो सिंपल मेजोरिटी से, वित्त विधेयक है सिंपल मेजोरिटी से, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, और जो संविधान संशोधन विधेयक है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मतलब प्रमाणन, किस विधेयक को प्रमाणन की जरूरत है, यानी किस विधेयक को जो सर्टिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो सेकंड है, 9 है, 9, अगर 9th पॉइंट की बात करें, सर्टिफिकेशन, क्या प्रमाणित की जरूरत है, तो सर्टिफिकेशन है जो साधारण विधेयक को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। धन विधेयक है ये प्रमाणित किया जाता बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इनमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है इनको भी, ठीक है, इनको भी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक है जो लोकसभा स्पीकर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 10th पॉइंट की बात करें, इनमें प्रावधान कहां पे है, हमारे संविधान में इनका प्रावधान कहां पे है, प्रोविजन या प्रावधान या बोले तो विषय वस्तु, जी इनसे संबंधित विषय वस्तु क्या है। तो जो साधारण विधेयक है इसमें ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, यानी साधारण विधि बनाई जाती है, साधारण विधि बनाई जाती है इसमें, ठीक है। जो मनी बिल है मैंने बताया था कहां पे है, आर्टिकल
110 में है, अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का प्रावधान है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 है, टाइप 1 है आर्टिकल 117 क्लोज 1 है, और टाइप 2 है वो आर्टिकल 117 क्लोज 3 है, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है ये कहां पे है, ये आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने देखे 10 पॉइंट। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो अभी बाद में जो पॉइंट नोट किए हमने। पहला पेंडेंसी, साधारण विधेयक हो 6 महीने तक क्या है, 6 महीने तक उसको किसी भी सदन में पेंडिंग हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को अगर ये लगे कि गतिरोध पैदा हो चुका है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर धन विधेयक के मामले में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा 14 दिन के लिए ही धन विधेयक को रोक सकते हैं। अगर वो 14 दिन तक धन विधेयक को पारित नहीं करते तो वो राज्यसभा से स्वतः पास मान लिया जाता है, अपने आप पास मान लिया जाता है। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 है और संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें भी सेम है, 6 महीने के लिए साधारण विधेयक की तरह पेंडेंसी हो सकती है। अगर बात करें मेजोरिटी की, साधारण विधेयक को सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है। मेजोरिटी का जो टॉपिक मैंने आपको करवा रखा, आप मेजोरिटी क्लास जरूर देखना अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो। धन विधेयक भी सिंपल मेजोरिटी से, फाइनेंशियल विधेयक जो बिल है वित्त विधेयक टाइप 1 टाइप 2 है उनको भी साधारण बहुमत से। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है वो क्या है, वो स्पेशल मेजोरिटी से। और अंडर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत भी स्पेशल मेजोरिटी को 2 प्रकार से मतलब संविधान में संशोधन किया जा सकता। ये है जो बात देखने के लिए आप पिछली क्लास को जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन की, ये मतलब किसी भी विधेयक को प्रमाणन की जरूरत है कि नहीं। तो जो साधारण विधेयक है उसमें प्रमाणन की कोई जरूरत नहीं, सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मनी बिल है, ये लोकसभा के स्पीकर द्वारा ये सर्टिफाई किया जाता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, उसको प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास। जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 है, वित्त विधेयक प्रकार 1 प्रकार 2 है, इनको भी प्रमाणन की जरूरत नहीं है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको भी प्रमाणन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन, प्रावधान क्या है, विषय वस्तु क्या है इसके अंदर। जो ऑर्डिनरी बिल है वो साधारण या ऑर्डिनरी लॉज के लिए, सिंपल लॉज के लिए बनाई जाती है। जो धन विधेयक के प्रावधान है वो आर्टिकल 110 में है। जो फाइनेंशियल बिल है टाइप 1 है वो आर्टिकल 117 क्लोज 1 में है, और टाइप 2 है आर्टिकल 117 क्लोज 3 में दिया हुआ, ठीक है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है मैंने बताया वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, ठीक है। मैं साइड में हो गया, आप इन चीजों को नोट कर लो आराम से। और अगर आपने ये टेबल कर ली अच्छे से, टेबल भी कर ली अच्छे से, और अगर कोई वन डे एग्जाम दे रहा, जैसे HSSC है, SSC है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, कोई अन्य स्टेट का एग्जाम है, यहां तक कि स्टेट PCS भी आप इस टेबल से निकाल सकते हो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डीपली पढ़ना है, UPSC तक की तैयारी करना है, तो आप जो मतलब मैंने अलग अलग करवाए थे सारे के सारे विधेयक, उनके ऊपर भी आप एक बार फोकस करना, ठीक है। टेबल मैंने इसलिए बताई ताकि आप किसी भी पॉइंट को लेके कंफ्यूज ना हो। तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और सभी चीजों के जो कंसेप्ट है आप एक बार जो पिछली 3 क्लास हैं, आज वाली से पिछली 3 क्लास है, उसको जरूर देखना आप, ताकि उसको पढ़ने के बाद आपको ये टेबल है ये बिल्कुल आसान लगे। और उम्मीद करता हूं आप एक बार इसको नोट कर चुके होंगे। मैं होल्ड कर लेना, आप वीडियो को होल्ड करके इन चीजों को नोट करना, ठीक है। और देखिए आप जिस तरह से मैंने टेबल बनाई है तीनों विधेयक की, आप भी ऐसे अगर किसी चीज 2 चीज है उनमें कंफ्यूज होते हो तो उनको, जैसे लोकसभा राज्यसभा कंफ्यूज होते हो तो एक साइड लोकसभा लिखो पेज के, एक साइड राज्यसभा लिखो, और कंपैरेटिव स्टडी करो इनकी। ऐसे करने से एक तो आप सब्जेक्ट को पढ़ना सीखोगे कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को कैसे तोड़ना है। और अगर आप किसी टॉपिक को तोड़कर पढ़ना सीख गए, किसी डेफिनेशन को तोड़कर पढ़ना सीख गए, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो इसलिए मैं आपको यही सुझाव देता हूं कि सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में, पॉइंट्स में तोड़ के पढ़ना सीखिए। जैसे हमने यहाँ पे 10 पॉइंट है जो कंपैरिजन की है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना जो कंपैरिजन की जो टेबल है आपको ये क्लास है कैसी लगी आपको, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। इस चैनल पे अपना प्यार, प्रेम और समर्थन बना रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ,
तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।